अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तहरीक-ए-इंसाफ को ज्वाइन करना जैसे ही उनको बेफ़ायदा लगा, उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ तहरीक-ए-इंसाफ को, यानी उनको मखसूस सीटें नहीं मिली, रिज़र्व सीट्स उनको नहीं मिली, तो कोई इस फैसले को गलत कह रहा है। पार्टी के अंदर से ही तनकीद होना शुरू हो गई है और ये जो इख्तलाफ सामने आ रहा है ये पार्टी में अब एक रिफ्ट की शक्ल इख्तियार कर गया है। इस वक्त सवाल ये है कि आखिर पीटीआई में फैसले कर कौन रहा है। बात शेर अफजल मरवत के बयान से शुरू होती है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करना एक गलती थी। पीटीआई 80 नशिस्तों से हाथ धो बैठी है। इस बयान के बाद जहां पार्टी में एक तकसीम नज़र आई, वहीं पर पीटीआई के इत्तेहादी जमात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खुश नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रज़ा ने अपने एक ट्वीट के ज़रिए पीटीआई के दोस्तों को कहा कि घर के जो मामलात हैं ये घर में ही हल होने चाहिए। ये उन्होंने ये मशवरा दिया और साथ ये वार्निंग भी दे दी कि इलेक्शन सिंबल से लेकर रिजर्व सीट्स तक जो कुछ हुआ, अगर मैंने कुछ बोल दिया तो बड़े लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इससे पहले कि मामला ठंडा पड़ता, कोई बीच का रास्ता तलाश किया जाता, पीटीआई के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने भी शेर अफजल मरवत की बात को ही सेकंड कर दिया और कहा कि वाकई में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जाना ठीक फैसला नहीं था। अली जफर साहब की बात से ये तासुर मिल रहा है कि जो फैसले हैं वो इमरान खान की मर्जी से नहीं हो रहे, फैसले कोई और कर रहा है। बात यहाँ पर नहीं रुक रही। पार्टी में तकसीम का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि जिस फैसले को अली जफर साहब भी गलती कह रहे हैं, लेकिन चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अब इसका दिफा कर रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करने पर बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़ क्या है, वो क्या कह रहे हैं, ये भी देखिए। हमने जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फैसला पार्टी को ज्वाइन किया था, जो एक प्रॉपर डिसीजन था, सही डिसीजन था, सोच समझ करके हमने कर दिया था, साइन किया था। उस वक्त के जो हालात थे, उस हालात के मुनासिबत से अगर कभी मैं आपको सारे फैक्ट्स बता दूं कि क्या क्या हुआ था उस वक्त सारे पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने के सिलसिले में और इस पार्टी को ज्वाइन करने में, सो ये एक संजीदा और बेहतरीन और सही फैसला था जो उस वक्त हमने किया था और हम उस पर अभी भी कायम हैं। ये सारी सूरत हाल पेशावर हाई कोर्ट में मखसूस सीटों के केस का फैसला पीटीआई के हक में जब नहीं आया, उसके बाद ये सारी सूरत हाल पैदा हुई। इसका इस तनाज़े का पॉइंट ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने रिजर्व सीट की लिस्ट जमा कराई, ना ही पार्टी के सरबराह अपनी जमात के टिकट पर इलेक्शन लड़कर असम्बली पहुंचे। सवाल उठ रहे हैं कि जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई में इत्तेहाद हो रहा था, क्या उस वक्त पीटीआई कोई जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो अब उठाए जा रहे हैं, क्या इसका नहीं पता था? अगर पता था तो फिर ये इत्तेहाद क्यों किया, किसकी मां पर किया? सवाल ये है कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को छोड़कर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद की डील कैसे हुई, किसने कराई और किसने किसको अंधेरे में रखा? इन सवालों का जवाब तो ज़ाहिर चाहिए होगा सबको। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद मखसूस सीटों पर पीटीआई का केस पहले ही कमज़ोर हो चुका है। ऐसे में पीटीआई वकला नाकामियों का मलबा अगर एक दूसरे पर डालते रहे और ये डिवीज़न ऐसे रही पार्टी के अंदर, तो फिर सुप्रीम कोर्ट से भी क्या रिलीफ मिलेगा? कोई मिलेगा रिलीफ? हालिया तनाज़े के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पीटीआई के साथ अब क्या डट कर खड़ी रह पाएगी? मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साहबजादा हामिद रज़ा साहब, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद रज़ा साहब आपका। हामिद रज़ा साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि जब तहरीक इंसाफ बिखरी हुई थी, आप लोगों ने मुश्किल में साथ दिया। जब ये बिखरने जा रहे थे, आप लोगों ने अपनी ज़ाहिर एक छतरी दी, एक कहते हैं ना कि छत दी आप लोगों ने कि हमारी छत तले आकर आप लोग इकट्ठे हो जाए। जब मुश्किल वक्त में आप लोगों ने साथ दिया, लेकिन अब जो टेक्निकल पॉइंट्स उठाए जा रहे हैं और एडमिट किया जा रहा है इस बात को कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाना हमारी गलती थी, ये क्यों अब इस तरह कहा जा रहा है? कौन से ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो पहले नहीं याद आए, पहले नहीं पता चले, आपको नहीं पता थे, उनको नहीं पता थे, अब उठाए जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, मैं को बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, दो तीन चीज़ें आपको अर्ज़ कर देता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, पॉलिसी इमरान खान साहब की होगी और आज के दिन तक उन्हीं की है। नंबर दो मराहल हैं। एक इंतखाबात से पहले का है जिसके अंदर शहरानी साहब MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से मुज़ाकरात हुए, बहुत सारी चीज़ें फ़ाइनलाइज़ हुई। हमारी तरफ से और MWM की तरफ से कोई शराइत नहीं थी, शहरानी साहब की तरफ से कुछ डिमांड्स थीं और उसके हवाले से वो साथी बताएं जो मुज़ाकरात कर रहे थे तो ज़्यादा मुनासिब होगा।
लेकिन चूँकि हम अलाइंस में जा रहे थे, एक तो ये कहा गया कि मैं नहीं लड़ सका। देखिए, मैं कौमी असम्बली का रुकन मुंतखब हुआ आज़ाद हैसियत में। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि मेरे RO साहब ने मेरा टिकट ही एक्सेप्ट नहीं किया और मेरी हैसियत उन्होंने इंडिपेंडेंट कर दी। और ना सिर्फ हैसियत इंडिपेंडेंट की, बल्कि पहले मुझे शटल कॉक का निशान अलॉट कर दिया गया और उसके बाद रात 2 बजे वो निशान भी मेरे से छीन के तो मुझे मीनार का निशान दे दिया गया। और यही काम मेरी पार्टी के 21 MPs के साथ हुआ। तो मैं अब इलेक्शन कमीशन के आगे रोना रहूं या किसके आगे रोऊं, मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आती। दूसरा, जो हमारे साथी टेक्निकल एतराज़ कर रहे हैं, उनसे मेरा सिर्फ एक सवाल है या मैं उनकी खिदमत में एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ कि भाईजान, हमने तो लिस्ट जमा नहीं करवाई, क्या MWM की लिस्ट जमा है? यानी मैं तो वो बंदा था जब आज़ाद हैसियत में तमाम लोग मुंतखब हो गए और 72 घंटे का टाइम था, 3 दिन ये बातें होती रही, कोई लास्ट मिनट वाली बात नहीं हुई। ये अली जफर साहब ने कहा है कि शिरानी ग्रुप ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त दी थी और मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन ने भी दी थी। नहीं दी थी जी, मजलिस वहादत मुस्लिमीन ने। अली ज़फ़र साहब के इल्म में नहीं है ये चीज़। मजलिस वहादत मुस्लिमीन की आप किसी भी पार्टी लीडरशिप से अभी टेलीफोन करके कंफर्म कर लें, मैं गुज़श्ता 20 साल से उनके साथ अलाइंस के अंदर हूँ। मजलिस वहादत मुस्लिमीन ने भी लिस्ट जमा नहीं करवाई थी। मसला ये था कि हमें डे फर्स्ट पता था कि मेलाफाइड इंटेंशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से है, वो हमें रिज़र्व सीट्स नहीं देंगे। ये फ़ैसला क्यों हुआ, इसके ऊपर एक तो मुशावरत हुई, उमर अयूब साहब थे, गौर खान साहब थे, असद कैसर साहब थे, रऊफ़ हसन साहब थे। खान साहब के मैसेज हमें रिसीव हुए। मैं तो अपने हलके में इलेक्शन के बाद हलके में था, मुझे तो अर्जेंसी में इस्लामाबाद कॉल किया गया कि ये एक सर्टन सिचुएशन डेवलप हो रही है, 72 आवर्स में आपने पार्टी की ज्वाइनिंग्स लेनी है। आप पहुँचे वहाँ पर 3 दिन, 2 मरतबा MWM के ऑफिस में और 1 मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिस के अंदर ये मुज़ाकरात हुए। खान साहब का मैसेज हम तक पहुँचाया गया। मैंने कहा कि आप MWM ज्वाइन कर लें, MWM ने कहा आप SIC ज्वाइन कर लें। चूँकि हम दोनों की तरफ से कोई कंडीशन नहीं थी। बुनियादी मकसद आज मैं आपको बता देता हूँ जिसकी तरफ से बड़ी इंटेंशनली तवज्जो हटा दी गई है। बुनियादी मकसद ये था कि पार्टी की अम्ब्रेला के नीचे 300 प्लस पार्लियामेंटेरियंस को इसलिए लेके आया जा रहा था ताकि डिफेक्शन क्लॉज अप्लाई ना हो और हमारे मेंबरान फ्लोर क्रॉस ना कर सकें। चूँकि हमारे पास मुस्तनद इतलात थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के पास मुस्तनद इतलात थी कि अगर हमारे पार्लियामेंटेरियंस का स्टेटस इंडिपेंडेंट रह गया तो दास दोस्त और ज़बरदस्ती की बुनियाद के ऊपर हमारे कैंडिडेट्स को मुख्तलिफ पार्टियों में भिजवा दिया जाएगा और उस वक्त तक हमारे MNA और 2 MP जा भी चुके थे। मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर चुके थे, उन्होंने ज्वाइनिंग दे दी थी। तो ये फैसला इसलिए किया गया कि जब वो एक पार्टी की अम्ब्रेला के नीचे आ जाएंगे तो उसके बाद वो फ्लोर क्रॉस नहीं कर सकेंगे। और जिस तरह ऑपरेशन रजीम चेंज के टाइम पर 21 अफराद लोटे हो गए थे, तो अब किसी शख्स के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकेगी। उसका मेन इम्पैक्ट आप ये देखें, ये आया कि आज के दिन तक सदर ममलिकत का इंतखाब हो, स्पीकर का इंतखाब हो, डिप्टी स्पीकर का हो, अपोजिशन लीडर का हो, सेनेट का हो, नेशनल असेंबली में और चारों सूबाई असेंबली में जिन मेंबरान ने SIC को ज्वाइन किया था उनके वोट मुसलसल उसी तादाद के अंदर पड़ रहे हैं और उनमें से किसी फर्द को तोड़ा नहीं जा सका। इसका मतलब ये है कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सही। इसका मतलब ये कि पहली प्रायोरिटी इस फैसले की ये थी, वजह ये थी कि आज़ाद हैसियत में लोगों को ना रहने दिया जाए, जो वजह आप बता रहे हैं कि दूसरे पार्टियों में जाके शामिल ना हो जाए, लोटे ना बन जाए। इसका मतलब ये है कि जो रिजर्व सीट्स का मामला था ये प्रायोरिटी में नहीं था, इसको किसी ने संजीदा नहीं लिया था। मेन वजह यही थी, फोकस यही था कि आज़ाद ना रहे लोग। इस मामले को बिल्कुल नहीं, इस मामले को बिल्कुल डिस्कस किया गया। वहाँ पर नुक्ता नज़र ये था कि 2 टेक्निकल इश्यूज़ हैं। आर्टिकल 51 के अंदर बड़ा क्लियरली लिखा गया है कि एनी इंडिपेंडेंट कैन ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी विद इन 72 आवर्स ऑफ हिज नोटिफिकेशन। वहाँ पर पार्लिमानी पार्टी का लफ्ज़ नहीं है। 2 टेक्निकल चीज़ें थी, एक SIC पॉलिटिकल पार्टी है, पार्लिमानी नहीं है, और MWM पार्लिमानी है। लेकिन दूसरा इशू मुश्तरका था कि ना SIC की लिस्ट जमा थी ना MWM की लिस्ट जमा थी। अगर हम MWM में भी चले जाते तो एंडिंग यही होनी
होनी थी जो आज इस वक्त हमारे साथ हो रही है, और रिजर्व सीट्स नहीं मिलनी थी। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी के साथ क्यों जाया गया? इसलिए कि 2018 का प्रेसिडेंट वहाँ पर डिस्कस हुआ कि बाप पार्टी नामी एक तंजीम थी जो इवन इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड भी नहीं थी, लेकिन इलेक्शंस के बाद उसकी डिमांड के बाद उसको रिजर्व सीटें दे दी गई खवातीन की, और उन लोगों ने बाप पार्टी में शमूलियत इख्तियार की जो उस वक्त तक रजिस्टर्ड नहीं थी। हमने 2013 का इलेक्शन भी लड़ा, वी आर रजिस्टर्ड पार्टी विद इलेक्शन कमीशन। 2018 का इलेक्शन भी घोड़े के निशान पर सुन्नी इत्तेहाद के असेंबली पर लड़ा, ये इशू वहाँ पर भी डिस्कस किया गया। अच्छा, वहाँ पर ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने किया। इमरान खान साहब का ये मैसेज मेरे पास 4-5 वॉइस है, जिनमें अव्वलन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेन हायरार्की शामिल है, उसके अंदर उसके बाद लॉयर्स शामिल हैं। ये मैं आपसे यही मैं पूछना चाह रही हूँ। अली जफर साहब कहते हैं कि बानी पीटीआई ने कहा कि वहादतुल मुस्लिमीन का जो मामला है कोई मजहबी मामला नहीं है, हमने तो मखसूस नशिस्तों के लिए पार्टी ज्वाइन करनी है। उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत दुरुस्त कह रहे हैं कि एमडब्ल्यूएम के साथ इत्तेहाद का फैसला हो गया था, अगले दिन ये फैसला तब्दील हुआ, कुछ लोग मिले, अडयाला के बाहर ऐलान हुआ, तो बानी पीटीआई से पूछा कि ये क्या हुआ, तो उन्होंने जवाब दिया मैंने तो फैसला तब्दील करने के लिए नहीं कहा, ये फैसला किसने तब्दील किया? मतलब कि पार्टी के अंदर सफों में इतना ज्यादा कंफ्यूजन है कि बानी पीटीआई को भी नहीं पता। जी नहीं, ये बात मैं समझता हूँ कि हकाइक से मुतसादिम है। बानी पीटीआई की तरफ से 5 जगहों से झूठ का इकट्ठा होना मुहाल है, हमें कम्युनिकेट किया गया। मकसद ये कैसे हो सकता है कि मेरी तो चूँकि उनसे मुलाकात नहीं हुई खान साहब से अभी तक, राजा नासिर अब्बास साहब की भी मुलाकात थी, वो नहीं हो सकी, मेरे कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद नहीं हो सकी। 5 मुख्तलिफ, ये भी मुमकिन। अब आप मतलब मेरा छोटा सा सवाल है कि अभी सेनेट की सीट्स हैं, आज जिन लोगों ने इमरान खान साहब से मुलाकात की है उन्हीं को पता होगा ना कि कौन सी शॉर्ट लिस्ट की है। आज जो लॉयर वहाँ पे गए नहीं या जो ब्लॉक ऑफ पीपल वहाँ पर मौजूद नहीं है, वो उनको तो नहीं पता होगा इस बारे में। तो हो और एक दिन में ये फैसला नहीं हुआ। मैं आपको डेट्स बता सकता हूँ, मैं आपको टाइमिंग्स बता सकता हूँ, मैं आपको जगह बता सकता हूँ कि 3 दिन मैंने आपको बताया कि 2 मरतबा एमडब्ल्यूएम के ऑफिस के अंदर और तीसरे दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिस के अंदर ये नेगोशिएट हुआ इन तमाम चीज़ों के ऊपर। तो ये नहीं है कि 3 लोग यकदम जाके मिले। हाँ, ये हो सकता है कि जब इमरान खान साहब से इस हवाले से बात की जा रही थी या उनको ये कम्युनिकेट किया जा रहा था या खान साहब इस फैसले को इंडोर्स कर रहे थे, तो उस वक्त शायद अली जफर साहब वहाँ पर मौजूद ना हो, क्योंकि एट अ टाइम तमाम लोग मौजूद नहीं होते। अच्छा, इसमें मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर इसी साइड के ऊपर हम चलते हैं तो इंतखाबात से पहले तो फैसला हो गया था कि बानी पीटीआई की तरफ से कि टिकट्स जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जारी किए जाएंगे और उसका सिंबल घोड़े का निशान अलॉट किया जाएगा। तो फिर नज़रियाती का फ़ैसला क्या मकसद कहाँ से आया? ये चीज़ें, मेरा ट्वीट करने का मकसद भी ये था कि आप घर के डिफरेंसेस को घर के अंदर हल करें। मैंने आपसे आके रिक्वेस्ट नहीं की थी, मैं बानी पीटीआई से नहीं मिला, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के पास नहीं गया। आपके ऊपर एक मुश्किल वक्त था, आपने कहा कि हमारे एमएनएज़ तितर बितर हो सकते हैं, उनको टॉर्चर किया जा सकता है, विक्टिमाइज़ किया जा सकता है, एक पार्टी की अम्ब्रेला के नीचे उन्हें लाना चाहते हैं। डिस्कशन की गई, मैसेज कम्युनिकेट किए गए और उसके बाद मैंने कहा जी 100 बिस्मिल्लाह। अब अगर ये फैसला गलत है या सही है तो फॉल्ट इज़ नॉट फ्रॉम माई साइड, मैं उसके अंदर जिम्मेदार नहीं हूं। आप कम से कम मुझे तो पब्लिकली डिस्कस ना करें, क्योंकि मुझे तो अब तब डिस्कस करें कि अगर मैंने डिमांड की हो। आप देखें, मुझे कहा गया बानी, अच्छा अब मेरा सवाल यह है कि बानी पीटीआई ने यह कहा कि उमर अयूब साहब विल बी द लीडर ऑफ द अपोजिशन। 3 लोगों ने वो मैसेज मेरे तक कम्युनिकेट किया। अब जिन बाकी लोगों को इस चीज़ का नहीं पता, तो क्या वो ये कह सकते हैं कि नहीं बानी पीटीआई ने ये नहीं कहा? फिर मुझे मैसेज कम्युनिकेट हुआ कि ज़ैन कुरैशी साहब पार्लियामेंट्री लीडर होंगे। मैं उनके साथ मखदूम साहब के साथ स्पीकर चैम्बर ऑफिस में गया, वहां पर उनका हमने नोटिफिकेशन जारी करवाया। यहाँ पे मसला ये है, जो बानी पीटीआई से मिलके आता है, लोग वहां पर मौजूद नहीं है। ये टॉपिक एक ही होता है, एक वकील बाहर आके एक बात करता है, दूसरा वकील बाहर आके दूसरी बात करता है। अब समझ में नहीं आती सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, कौन कह रहा है कि बानी पीटीआई का ये फैसला है, कौन कह रहा है कि बानी पीटीआई ने ये फैसला नहीं किया। इतनी ज्यादा पार्टी की सफों में कंफ्यूजन फैला दी गई है। अब आपके बारे में जो कंफ्यूजन फैलाई जा रही है कि हमारा फैसला गलत था, ये कि कौन लोग हो सकते हैं जो आपके बारे में इस तरह की बातें करके कोई खास कोई मकसद हासिल करना चाहते हैं? देखिए, मकसद मैं तो नहीं, अब मैं
आई डोंट वांट टू से समथिंग, आई डोंट वांट टू कमेंट एन इट। रीज़न ये है कि मेरी कमिटमेंट खान साहब के साथ वो अनचैलेंजेबल है, अनडाउटफुल है। मैं आज भी इमरान खान साहब के फैसले का पाबंद हूँ। इमरान खान साहब के तमाम पार्लियामेंटेरियंस जिन्होंने SIC ज्वाइन की थी, वो तमाम के तमाम इमरान खान साहब की अमानत है मेरे पास। वो जिस वक्त जिस तरह इमरान खान साहब चाहेंगे वो उसी वक्त उसी तरह उनके पास वापस कर दिए जाएंगे। मेरी तमाम साथियों से दरख्वास्त ये है कि अब देखें, मैं आज की आपको एग्जांपल कोट कर देता हूँ। अभी सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हैं जी। अभी ये फैसला नहीं हुआ कि हम SIC के प्लेटफॉर्म पे लड़ेंगे, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, किसी और पार्टी पे लड़ेंगे। अब अगर कल 2 लोग जाते हैं, खान साहब से मशवरा करके आते हैं, खान साहब कम्युनिकेट कर देते हैं, वो मैसेज हम सब तक आ जाता है, CC में आ जाता है, कोर कमेटी में, और वहाँ से वो इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो बाकी लोगों को ये इस्तेहकाक तो नहीं है कि वो ये कहें जी कि खान साहब ने ये मैसेज नहीं दिया था। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, आप असद कैसर साहब का मौक़िफ़ सुन लें, आप अली मोहम्मद खान साहब का मौक़िफ़ सुन लें, आप आपको तो यही नहीं पता। आज आप उमर असद कैसर साहब तो कहते हैं कि मुझे नहीं पता, ये जो सेनेट के टिकट्स का ऐलान हुआ है ये भारी PTI ने किया है, किसने किया है? उसमें वो होंगे नहीं वहाँ पे। असद कैसर साहब चूँकि जा नहीं सके इसलिए उन्होंने सही बात कर दी, लेकिन ये जो मेरे साथ ज्वाइनिंग का इशू था ये तो तमाम लोगों के दिलों में था। इसीलिए आज गौहर खान साहब हों, उमर अयूब साहब हों, CC के तमाम मेंबरान हों, सिंध के प्रेसिडेंट हों, KP के प्रेसिडेंट हों, हर बंदा ये कह रहा है कि ये फैसला मुशावरत के साथ और खान साहब के कहने पर उनकी कंसेंट के साथ किया गया था। हमारी तवज्जो होनी चाहिए खान साहब को जेल से बाहर लाने पर, अपना चोरीशुदा मैंडेट वापस लेने पर। हमने उन बातों को छेड़ दिया कि जिन बातों की बुनियाद के ऊपर आपस में तफरीक बढ़ सकती है, उसके नुकसानात हो सकते हैं, PTI के कारकुनों में बददिली फैल सकती है। किस प्लेटफॉर्म से लड़ने हैं? 2 अप्रैल को सेनेट के इलेक्शंस हैं, अभी ये फैसला होना बाकी है कि किस प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना है सेनेट का? कोर कमेटी में इस हवाले से डिस्कशन हुई है गुज़श्ता रोज़, और मेरा ख़्याल है अगले 24 घंटे के अंदर इसके ऊपर फ़ैसला जो है वो हो जाएगा। और देखें, मैं बैन पाबंद हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेन स्ट्रीम लीडरशिप का, उनके चेयरमैन का, उनके सेक्रेटरी जनरल का, उनकी मेन हायरार्की का, कि वो मुझे खान साहब का जो मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, मेरे तक जो मैसेज आ रहा है वो मैसेज उसी तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है। अगर तो उस मैसेज में किसी जगह पर फ़र्क आया, मैंने तो देखे ना कोई डिमांड रखी ना कोई चीज़, मुझे यहाँ तक कहा गया एक सर्कल की तरफ से कि आपकी अपनी हमशीरा 9 मई के अंदर नामजद हैं, आप उनका नाम भी रिजर्व सीट में डाल दें। मैंने कहा जी वी आर सॉरी, हमने अनकंडीशनल अलायंस किया था खान के साथ, मेरी फैमिली का कोई मेंबर, मेरी कोई डिमांड नहीं है, मेरी पार्टी की कोई डिमांड नहीं है, और मैं आपके प्रोग्राम में कह चुका पॉलिसी सिर्फ इमरान खान साहब की होगी। अब मुझे 25 लोग अगर आके पैगाम दें खान साहब का और 25 के नौयत डिफरेंट हो, तो आप मुझे बताएं नेचुरली मैं किसका फैसला वहां पर एक्सेप्ट करूंगा? मैं वो फैसला एक्सेप्ट करूंगा जिनको इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल, मरकजी ओहदों के ऊपर रखा है। हामिद रजा साहब, जब इतनी ज्यादा कंफ्यूजन फैल चुकी है, हर तरह की बोलियां बोली जा रही हैं, कोई कहता है गलती थी, कोई कहता है गलती नहीं थी, आप क्यों जाकर खान साहब से नहीं मिलते हैं? आप मुलाकात क्यों नहीं करते हैं? ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। खान साहब, आपका फैसला था, तो आपकी ही पार्टी के लोग जो है वो मुझे डिस्कस करना शुरू हो गए हैं, मेरा नाम गलत अब इस्तेमाल हो रहा है, मेरे पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि पार्टी ज्वाइन करना गलती थी। आप खुद क्यों नहीं मिलते खान साहब से? मैं खान साहब से पहले 2 मरतबा मिलने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं मिलने दिया गया। उसके बाद मैंने कोर्ट ऑर्डर्स लिए, कोर्ट ऑर्डर लेने के बाद मैं खान साहब को मिलने के लिए अडयाला पहुंचा उस दिन, तो उस वक्त बताया गया जी कि अब 2 हफ्तों की पाबंदी लग गई है। मैं और राजा नासिर अब्बास, हम दोनों को लास्ट टाइम खान साहब से नहीं मिलने दिया गया, और हमें बताया गया जी कि पंजाब के होम डिपार्टमेंट ने कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसको हमने चैलेंज भी किया हुआ अदालत में। अभी हम परसों मंडे वाले दिन दोबारा जा रहे हैं अदालत से ऑर्डर्स लेने के लिए कि हमें खान साहब से मिलने दिया जाए। पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, जिस तरह हमें लास्ट टाइम इजाज़त दी गई थी लेकिन एक नोटिफिकेशन के जरिए रोक दिया गया, तो अब मैं इंशाल्लाह पर्सनली खान साहब के साथ मिलूंगा। बहुत शुक्रिया साहब। और मैं आपको एक और बात जी प्लीज जी। शेर अफजल साहब ने गुज़श्ता रात 2 प्रोग्राम्स के अंदर अब इस बात की भी वजाहत कर दी है इन अल्फाज के साथ कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर शामिल किया, प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मुश्किल वक्त
मुल्कत में हमारा साथी बनकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। उनकी अम्ब्रेला मुयसर आने की वजह से हमारे लोग जो हैं वो दूसरी पार्टियों में उनको नहीं भेजा जा सका, तो वी आर थैंकफुल टू सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और हामिद रज़ा। ये शेर अफजल साहब ने कल रात को अपने बयान में इस चीज़ की वजाहत की है। बाकी जो अली जफ़र साहब ने फरमाया है, मैं आपके तवज्जुह से मेरा इतना ही सवाल है कि जनाब लिस्ट तो फिर MWM की भी जमा नहीं है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इलेक्शन कमीशन ने ये सीटें हमें नहीं देनी थी और उन्होंने नहीं दी। हमने मेन टारगेट अचीव किया जो हमारा 75% था कि हमारे अफराद पार्टी ना छोड़ सकें। 25% की जिम्मेदारी मेरी नहीं थी, वो लॉयर्स की थी, तो वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रज़ा खान साहब मेरे साथ है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। मुस्लिम लीग नवाज़ में धड़ेबाजी से तो कोई इनकार कर नहीं सकता। बहुत से फाउंडर मेंबर जो हैं वो मरीम नवाज़ की एंट्री के बाद से नाराज़ हैं। ये बात भी ठीक है कि हमजा शहबाज भी मंजर से आउट हैं। मुस्लिम लीग नून से मुस्लिम लीग शीन के निकलने की भी जो है वो बातें हो रही हैं, लेकिन बहुत बार जो है इस बात को गलत भी साबित किया शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के फ़ैसलों ने। लेकिन कबूलियत और मकबूलियत की ऊंच नीच में नवाज शरीफ लंदन से वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब लिए पाकिस्तान ज़रूर आए। ये सब पता है कि वो ये ख्वाब लेकर ही पाकिस्तान आए थे कि वो चौथी बार जो है वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म बन नहीं पाए। 2024 के इलेक्शन नताइज का अगर जायज़ा लिया जाए तो लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की जो पिक एंड चूज़ वाली बात है उसमें कहीं ना कहीं वज़न लगता है। वो कहते हैं कि पिक एंड चूज़ कुछ ऐसे अंदाज में किया गया कि जिसके नाम पर उम्मीदवारों ने वोट लिए उन्हें हरवा दिया गया और उम्मीदवार जितवा दिए गए। अब ये भी बात सामने आ रही है कि नवाज शरीफ और उनके वो साथी जो सख्त बयानिए के हामी थे वो पिक एंड चूज़ का निशाना बने हैं, और जो काबीना भी बनी है ये शहबाज शरीफ के जो करीबी लोग हैं उनको जिताया गया है और उन्हीं को शामिल किया गया है। सियासी तज्ज़ियाकार भी ये मानते हैं कि शहबाज शरीफ हुकूमत से नवाज शरीफ का अमल दखल ख़त्म करवाने के लिए वो हल्के खोले जा रहे हैं और रीकाउंटिंग में उन्हें सीटें दिलवाई जा रही हैं जो शहबाज शरीफ की टीम का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी तो पहले ही हार चुके हैं। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ के एक बयान ने ये सोचने पर मजबूर तो ज़रूर कर दिया है कि कैसे हल्का NA 130 को खोलने की बातें हो रही हैं। हल्का NA 130 लाहौर का वो हल्का है जहां से मियां नवाज शरीफ PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद से रात को हारे और सुबह को सरकारी रिजल्ट में जीत गए थे। तो जावेद लतीफ़ साहब अगर वो जीत चुके हैं, हम जावेद लतीफ़ साहब से भी सवाल करते हैं कि अगर वो जीत चुके हैं तो हल्का खोलने का अगर कोई कह भी रहा है तो फिर इसमें ब्लैकमेलिंग कैसी? अगर सही मैंडेट के साथ नवाज शरीफ साहब जीते हैं तो फिर हल्का खोलने में कोई मुज़ायका नहीं होना चाहिए। दूसरा हाँ पहलू ये है कि दोबारा गिनती में मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली में सीटें अब बढ़ती जा रही हैं, जिसका जाहिर मकसद शहबाज शरीफ को मजबूत करना समझा जा रहा है। अब तक 2 हलकों की दोबारा गिनती में मुस्लिम लीग नून के हक में फैसले आ गए हैं। NA 154 लोधरा से लीगी उम्मीदवार अब्दुल रहमान कांजू और NA 81 से अजहर क़य्यूम नाहरा को फातेह करार दिया जा चुका है, जबकि NA 97 की सीट पर भी फैसला नून लीग के उम्मीदवार गौहर बलोच के हक में ही मतवक्के है। अब सवाल ये है कि जो नया बनने वाला सेटअप है, जो बातें हुआ करती थी कि नून से शीन निकलेगी, क्या ये होता हुआ नज़र आ रहा है? मैं बात करूँगी, मुझे वफाकी वज़ीर राना तनवीर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब। पहले तो मुबारक, एक बार फिर आप वफाकी वज़ीर बन गए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। राना साहब, हुकूमत भी बन गई, मामलात भी चलना शुरू हो गए हैं, काबीना भी बन गई, सारे जो मामलात थे हुकूमत साजी के वो मुकम्मल हो गए, लेकिन जो हल्के खोलने की, हल्के खुलने हैं नहीं खुलने हैं, अभी जो लोग हारे थे एकदम से अब उनकी भी जीत के जो है ना वो ऐलानात होना शुरू हो गए हैं। फिर अभी जावेद लतीफ़ साहब की आपने बात सुनी कि वो NA 114 और 15 की गिनती करवाने की जब बात करते हैं तो उनको कहा जाता है कि आप बात ना करें, अगर ये दोनों खुलेंगे तो NA 130 भी खोलेंगे फिर आप, तो कहते हैं फिर हम लोग चुप कर जाते हैं। कि क्या मामला है NA 130 का? अगर वाकई जीते हुए हैं नवाज शरीफ साहब, फिर हल्का खुलवाने में कोई मुज़ायका नहीं होना चाहिए। शाजिया,
मैं इसका क्या जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि जो भी मियाँ जो लतीफ़ साहब बात करते हैं मैं उसका कभी जवाब नहीं दिया ना मैं दूंगा, क्योंकि वो मेरे ज़िले से हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूँ कि दुनिया जहान से आप कर लें या जो मर्जी का जहाँ मर्जी आप चेक करें, शेखुपुरा में फेयरेस्ट इलेक्शन एवर, क्योंकि मैंने 10 इलेक्शन लड़े हैं नेशनल असम्बली के। तो ये मेरा हाल किसी ढकी छुपी बात नहीं, बाकी पार्टी उसका जवाब दे या क्या जवाब देना है, मैंने उसका जवाब नहीं देना। बस उसके इनके साथ मुझे हमदर्दी ज़रूर है, बेचारे चले नहीं। तो ये इस पे आप चुप क्यों कर जाते हैं? ने 130 की बात करते हैं, क्या उनके रिजर्वेशन दुरुस्त नहीं है? आप जावेद लतीफ़ साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको सीरियस क्यों नहीं लेते? भाई मैंने कोई बात नहीं करनी, उनको 20 साल बार से बार करते हैं तो मीडिया के कोई उनको सीरियस नहीं लेता। आप मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं क्या कह सकता हूँ? मैं जावेद लतीफ़ साहब को पार्टी में कोई सीरियस नहीं लेता, आप ये मैं जहाँ से भी हम जीते हैं, चाहे 130 हो या जो भी हल्के हो, जेन्युइनली जीते हैं, 100% जीते हैं। इस तरह तो आप 118 में हम कहते रहे हल्के खोले, मैं कहता रहा कि आप NA 119, उस वक्त 119 था जो 113 है इस वक्त, वो एक खोल दें, सिर्फ एक खोल दें, सारा इलेक्शन हम मान जाएंगे ठीक हुआ है। तो ये 35 पंक्चर की बात होती रही, सारा होती रही। ये पाकिस्तान का कल्चर है यहाँ पे इलेक्शनों का, कि जो भी इलेक्शन होता है उस पर क्वेश्चन खड़े होते हैं और एंडलेस होते हैं। तो मैं समझता हूँ हमें आगे बढ़ना चाहिए, कौम को, पॉलिटिकल पार्टीज को, और पाकिस्तान जिस क्राइसिस में है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस बड़ा डीप है, उस पर हमें काम करना चाहिए। इस वक्त ब्लेम गेम वैसे जो है, आप ये बात मानते हैं कि नवाज शरीफ साहब के जो जितने करीबी लोग थे, समझे जाते थे, उनको साइडलाइन ज़रूर किया गया है, उन्हें हरवाया गया है, साइडलाइन कर दिया गया है, और शहबाज शरीफ साहब के जो करीबी लोग थे उनको आगे लाया गया है? मियाँ नवाज शरीफ साहब हमारे कायद हैं, और हम वी आर ऑल लॉयलिस्ट टू कायद। मैं आपको बता रहा हूँ, ऑन ओथ कह रहा हूँ कि ये मैं बिल्कुल अल्फन कसमन बात कर रहा हूँ। ये खुदा के लिए ये बात छोड़ दें, मियाँ नवाज शरीफ साहब कायद हैं, उनके फैसले हैं, उनके काम हैं, उनकी सरपरस्ती में, उनकी गाइडेंस में सारा काम चलता है। और अभी आपको 20 साल हो गया शीन करते, तो अब मीडिया चस्का लेने के बजाय निकले आगे बढ़े। अभी आपने देखा नहीं कि जो पीछे सारे मामला चले हैं वो किस तरह चले हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब के बगैर कोई उनके मशवरे के बगैर, उनके गाइडेंस के बगैर, उनका विजन है, वो स्टेट्समैन है, तो पार्टी के कायद हैं, वोट बैंक उनका है। तो कौन है मतलब जो जीते हैं वो उनके नहीं है, उनके लाइलिस्ट वफादार हैं, पार्टी के वफादार हैं। जो क्या आप समझते हैं कि जो खुर्रम दस्तगीर है वो शहबाज साहब के कोई खिलाफ को बंदा है? मुझे तो खुदा की कसम कोई समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। राना सनाउल्लाह साहब हैं, साद रफीक साहब हैं, ये क्या, मैं इसका क्या जवाब दे सकता हूँ? आप खुदा के लिए मैं ये मीडिया से कह सकता हूँ कि इन चीज़ों में ये बातें मीडिया नहीं कर रहा। ये जो आपकी पार्टी के नाराज़ लोग हैं ना, चाहे वो जावेद अब्बासी हैं, चाहे वो ज़ुबैर साहब हैं, चाहे वो मिफ्ता इस्माइल हैं, चाहे वो शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, ये बातें सब ये आपकी ही पार्टी के जो नाराज़ लोग हैं ये कर रहे हैं। अगर उनकी नाराज़गी, मैं इसको छोड़ो ना, बाकी जो लोग हैं, ज़ुबैर साहब उनकी वजह कोई और है क्या? बाकी पार्टी ने नहीं उनको कमेंडेट किया। मैं कुछ इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। मिफ्ता को जब फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बने, यकदम उनको सारी चीज़ें समझ आ गई कि बहुत खराबी हैं, बहुत पार्टी में ये हो रहा है। जब फाइनेंस मिनिस्टर से सब ठीक था, मियाँ नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब थे, वो जब इन्वेस्टमेंट में थे या जिसमें थे उसमें कभी बड़े करीब थे। तो पार्टी हमारी बिल्कुल डिसिप्लिन में है, इकट्ठी है, मुत्तहद है, मियाँ नवाज शरीफ साहब के नीचे काम कर रही है हर जो पार्टी का मेंबर है। लेकिन एक कमजोर हुकूमत का टैग लिए हुए, बावजूद इसके कि 2/3 भी अब बन गई है, लेकिन एक कमजोर हुकूमत है। शाजिया पहले उसको तो आप छोड़े ना, आप माने क्या पार्टी है, क्या मुत्तहद है, आपको किधर से नजर आया है?
मियां नवाज शरीफ साहब के एक एक फैसला उनका होता है और उनसे गाइडेंस में, उनसे अप्रूवल के बाद। अच्छा, अगर एक एक फैसला उनका होता है तो ऐसे कैसे हो गया कि जब भी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बनती थी तो जो डार साहब थे वो वज़ीर ख़जाना वो बनते थे? ऐसे कैसे हो गया कि नवाज शरीफ साहब को ये लगा कि इस वक्त मुल्क इतना ज़्यादा क्राइसिस में है, मुल्क को इस वक्त मुआशी इस्तेहकाम, मुआशी सहारे की अच्छी प्लानिंग्स की ज़रूरत है, तो ऐसे कैसे हो गया कि मियाँ साहब को ये लगा कि अब की बार तो डार साहब नहीं संभाल सकेंगे मैशियत, तो डार साहब को ना वजारत खारजा में भेज दें? ये कैसे हो गया फिर? ये पार्टी का फैसला है। आप मतलब पार्टी के अंदरूनी मामलात में किस तरह आप कह सकते हैं, जो आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं कि किस तरह किया, किस तरह? हमें तो पता है कि मुश्किल वक्त में निकालते रहे हैं डार साहब, हमें तो पता है कि लंदन से आए थे, पीडीएम की जब हुकूमत थी, मुल्क डिफॉल्ट करने जा रहा था, डार साहब संभालने आए थे। आप भी वो टीम का हिस्सा हैं और बड़े करीब तरीन साथी हैं, शहबाज साहब के भी हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के भी। अब भी उनकी जो एडवाइस है उस पर ज़रूर गौर किया जाता है, काम किया जाता है। राना तनवीर साहब थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी, नाज़रीन वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत ने मुस्लिम लीग नून को कहीं ना कहीं मुश्किल में डाल दिया है। मुस्लिम लीग नून के साथ वर्किंग रिलेशन की बातें भी हो रही हैं और दूसरा किसी फैसले में साथ बैठना भी नहीं चाहती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पिछले 2-3 दिनों में हम ये देख रहे हैं, चेयरमैन इरसा की तैनाती का मामला हो या पार्लियामेंट से ऑर्डिनेंसेस की तौसीह का मौका, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम दे रही है, तनकीद तो कर रही है। कहा जा रहा है कि मौजूदा सियासी मंजरनामे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विन विन की पोजीशन में है, जबकि मुस्लिम लीग नून जो है ये 16 महीनों की हुकूमत की तरह आज भी लूजिंग एंड पर खड़ी है। मुस्लिम लीग नून को पीटीआई की तरफ से इंतकामी सियासत के इल्ज़ामात का सामना है, तो अवामी मसाइल, महंगाई, IMF के मुतालिबात पूरे करने के लिए सख्त फैसले जो हैं इन जैसे चैलेंजेस भी उनके मुंतज़िर हैं। पीपल्स पार्टी बदस्तूर आइनी ओहदे लेकर तमाम जिम्मेदारियाँ मुस्लिम लीग नून पर छोड़ने की जो पॉलिसी है उस पर अमल कर रही है। चंद रोज़ पहले पीपल्स पार्टी ने IMF के साथ मुज़ाकरात का हिस्सा ना बनने का भी ऐलान किया। IMF बिजली महंगी करने के साथ साथ इदारों की प्राइवेटाइजेशन की मुतालिबात कर रहा है, जिसके मतलब है ज़ाहिर है महंगाई बढ़ेगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी और ये मुश्किल फ़ैसले लेने हैं हुकूमत को। और लगता ऐसे है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुश्किल फ़ैसलों का हिस्सा बनने से कतरा रही है। सवाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की मुश्किलात का क्या उनको अदराक नहीं है, हिस्सा बनना नहीं चाहती है, क्यों साथ नहीं देना चाहते हैं? ये हुकूमत चलेगी नहीं चलेगी, ये भी सवालात आज तक उठ रहे हैं। ऐसे में तो फैसल वाउडर साहब को लगता है कि 2 साल बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी मौका मिल सकता है। वो क्या कहते हैं, ज़रा सुनिए। फैसल साहब ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी देर तक मुस्लिम लीग के साथ रहेगी? 1 साल, 1.5 साल? देखिए, ज़ाती तौर पर अल्लाह की मदद आ गई तो 2-2.5 साल होगी, फिर वो खुद मैदान में होगी, स्टीयरिंग व्हील पे होगी। ये मेरा एनालिसिस है, क्योंकि एक तो ये हस्ब हाल हस्ब ज़रूरत दोस्ती है। 20 साल में जो मियाँ साहब ने जरदारी साहब के साथ किया है, उसके बाद उनके लिए भी बड़ा मुश्किल काम है कि वो भूल जाएँ सारी चीज़ें। अब दूसरी तरफ इत्तेहादी हुकूमत में शामिल MQM का ये ख्याल है कि उनके गवर्नर के रास्ते में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रुकावट है। कल मेरे ही शो में डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने क्या कहा, जरा देखिए। पीपल्स पार्टी से पूछते हैं, वो कहते हैं कि हमारा तो लेना देना ही नहीं है, हमने तो PMLN को दे दी, तो अब आप उनके साथ बात करें। तो जब आप उनके साथ बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, बीच में उन्होंने शुरू में बिल्कुल कहा था कि हम पे पीपल्स पार्टी का थोड़ा दबाव है, वो समझते हैं कि वो बड़ी पार्टी है सिंध की और गवर्नर उनका होना चाहिए। मतलब है कि वो अपनी तरफ से MQM को किसी गिनती और खातिर में नहीं लाते। मैं बात करूंगी, मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा ज्वाइन करी हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला साहिबा आपका। शर्मिला साहिबा, आईनी ओहदे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ले लिए, लेकिन जो अवामी खिदमत के काम हैं, जो मुश्किल फ़ैसले करने हैं, अब आप देखें IMF के साथ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। IMF तो बिजली महंगी करने की बात कर रहा है, इदारों की प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहा है। ज़ाहिर है बिजली महंगी होती है, आपको पता है सब कुछ महंगा हो जाता है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मुश्किल फ़ैसलों का हिस्सा बनने से क्यों कतरा रही है कि कल को अवामी प्रेशर ना आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे? देखिए जी, बात यह है कि पीपल्स पार्टी का मफाहमत के साथ आगे चलना और PMLN के कैंडिडेट को बहैसियत वज़ीर आज़म चुनना भी एक मुश्किल फैसला ही था। देखिए, अगर पीपल्स पार्टी ये फैसला ना करती तो इस मुल्क में आज वज़ीर आज़म ना होता और एक बहुत ही सियासी बहरान की कैफियत सी पैदा हो जाती, क्योंकि किसी भी जमात के पास
वो मेजॉरिटी और क्लैरिटी नहीं थी कि वो अपना वजीर आज़म बनाए और काबीना बनाए। अब बात यह है कि जितना मैंडेट पीपल्स पार्टी को मिला उसके तहत हमारा वजीर आज़म तो नहीं बनना था, इसीलिए हमारा ये फैसला था जो कि सीसी में रखा गया और वहीं पर डिलिब्रेशन होके ये तमाम मामला सामने आए कि जी हम मुल्क के वसीतर मुफाद में जो जमात हमसे बात करेगी हम उससे बात करेंगे। और PMLN ने हमसे बात की और ये दरख्वास्त की कि हम उनके साथ एक वजीर आज़म भी चुने और काबीना का हिस्सा भी बने। लेकिन काबीना का हिस्सा ना बनना ये हमारा फैसला इसलिए था क्योंकि हम नहीं समझते हमें वो मैंडेट मिला है कि हम इस मुल्क को की भागदौड़ संभालें। अब जहाँ तक PMLN का ताल्लुक है, देखिए उनका वजीर आज़म है, उनकी काबीना है और हम उनके लिए दुआगो हों कि वो पाकिस्तानी अवाम के लिए डिलीवर कर सकें। अब बात ये है कि जहाँ पर तो मुल्की मफाद में काम होगा वहाँ तो पीपल्स पार्टी साथ देगी, लेकिन जहाँ पर मुल्की मफाद में काम नहीं होगा और पीपल्स पार्टी समझेगी कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है, वहाँ पर हम अपना एहतजाज। कल को महंगाई होती है, अवाम तंग होते हैं, बिजली महंगी होती है, पेट्रोल महंगा होता है, जो होने जा रहा है बाजार IMF के जो मुज़ाकरात अब तक हो रहे हैं, जो उनका प्रेशर आ रहा है, मुतालबा आ रहा है, उससे तो लग रहा है क्या ऐसे फैसलों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी? देखिए जी, मैं आपको 2 एग्जांपल्स देती हूँ। अभी इस हुकूमत ने इरसा के चेयरमैन की तैनाती करी जो आइन और कानून के खिलाफ थी। हमने उस पर एहतजाज किया नेशनल असम्बली के अंदर। चीफ मिनिस्टर सिंध ने इस पर एहतजाज किया, लेटर लिखा और वजीर आज़म को वो फैसला वापस लेना पड़ा। इसी तरीके से ये कल ही की बात है कि असम्बली के अंदर 7 ऑर्डिनेंसेस रखे गए जिनकी तौसीह मांगी गई। उस पर भी पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया कि ये तरीक़ेकार नहीं है पार्लियामान में ऑर्डिनेंसेस लाने का। कानून साजी करें, लोगों की मुशावरत लें, तमाम जमातों की इसके अंदर इनपुट लें और इस शर्त पे हमने वो ऑर्डिनेंसेस की तौसीह करी कि ये तमाम ऑर्डिनेंसेस अब कमेटी के अंदर जाएंगे और कमेटीज इसके ऊपर डिलिब्रेट करेंगी और अगर ज़रूरी समझेंगे तो उसके ऊपर कानून साजी करेंगे। तो देखिए, जो चीज़ गलत हो रही है, जो चीज़ आइन और कानून के मुनाफी, कल अगर एहतजाज किया तो फिर सपोर्ट क्यों किया उन ऑर्डिनेंसेस को? खुर्शीद शाह साहब ने भी, नवीद कमर साहब ने, हमने इस शर्त पे सपोर्ट किया। देखिए, अगर वो उसको सपोर्ट नहीं किया जाता वो तमाम ऑर्डिनेंसेस लैप्स हो जाते। हमने इस बात पे इस चीज़ को सपोर्ट किया जब हुकूमत की जानिब से लॉ मिनिस्टर ने इसकी यकीन दहानी कराई ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट कि तमाम ऑर्डिनेंसेस कमेटीज़ में जाएंगी जहाँ पर मुख्तलिफ जमातों के नुमाइंदे बैठेंगे और उसके ऊपर डिलिब्रेशन होंगी और जो इसके अंदर तरमीम की ज़रूरत होगी वो करके फिर हम इस पर कानून साजी करेंगे। देखिए, तरीक़ेकार यही होता है कि जहाँ पर हम समझेंगे कि ये आइन और कानून के मुनाफी है, मुल्की मफाद में नहीं, क्योंकि हमें ना सिर्फ उस ऑर्डिनेंसेस के ऊपर एतराज़ था बल्कि वो जिस प्रोसीजर से, जिस तरीके से उसको रखा गया बगैर 3 दिन का नोटिस दिए गए, क्योंकि ये रूल्स में है पार्लियामान के कि आपने 3 दिन पहले इसका नोटिस देना है ताकि लोग सोच के समझ के पढ़ के आए और अगर कोई तरमीम सजेस्ट करना चाहता है तो सजेस्ट करे। ये तरीके कार होते हैं जी पार्लियामान चलाने का। पीपल्स पार्टी हमेशा एक बड़ी जमहूरी और आईनी तरीके से पार्लियामान। तो मुआशी फैसलों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ खड़ी होगी या 16 महीनों की जब हुकूमत करी बाद में सारा जो मलबा था नून लीग पर डाल दिया बिलावल साहब ने और नून लीग को महंगाई लीग का नाम दे दिया। अभी जो मैंने पहले भी आपसे सवाल किया कि IMF के साथ जो बातचीत हो रही है उससे इंडिकेशन मिल रही है कि महंगाई का एक तूफान आने वाला है, बिजली महंगी होने वाली है। तो क्या इन सख्त फैसलों में खड़े रहेंगे या पहले की तरह बिल्कुल आप लोग साइड पे होंगे और इसमें कोई सपोर्ट नहीं है हुकूमत की? देखिए जी, हमें नहीं मालूम कि इस वक्त हुकूमत क्या सख्त फैसले करेगी और क्या आवाम को रिलीफ देगी। दिस विल बी डिसाइडेड ऑन केस टू केस बेसिस। ये तो बड़ा एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है आपका कि जी मुश्किल फैसलों में आप साथ देंगे कि नहीं देंगे, हमें नहीं पता। जहाँ पर आवाम के मफाद में काम होगा वहाँ पर हम बिल्कुल साथ देंगे, जहाँ पर नहीं होगा वहाँ हम साथ नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक है। MQM का जो मामला है, MQM ये समझती है कि नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही रुकावट है। वो चाहते हैं कि सिंध में गवर्नर उनका हो और गवर्नर भी कामरान टेसोरी साहब ही हों। खुशबख्श शुजात साहब के बारे में जो बातें सामने आ रही हैं वो कहते हैं हमने तो नाम नहीं लिया, पता नहीं नाम कहाँ से आ गया। फिर जब उनसे पूछा रुकावट कौन है तो उन्होंने कहा नून लीग ने कहा हम तो सपोर्ट करते हैं, हाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हम पे दबाव है। तो क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दबाव डाल रही है? नहीं जी, देखिए ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोरोगेटिव है। प्राइम मिनिस्टर जो हैं
वो आगे जाके अब सजेस्ट करेंगे कि गवर्नर कौन होना है और उसके ऊपर मशावरत के साथ, प्रेसिडेंट की मशावरत के साथ ये फैसला हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा मामला या कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। इस मुल्क में वजीर आजम आ गए, इस मुल्क के अंदर प्रेसिडेंट आ गए, गवर्नर्स भी आ जाएंगे। मतलब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये मसला नहीं है कि अगर एमक्यूएम का गवर्नर आता है और कामरान टिसोरी साहब आते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई मसला नहीं है। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि ये फैसला तो वजीर आजम और सदर मुमलिकत करेंगे। तो अभी तक तो वजीर आजम ने कोई नाम नहीं सजेस्ट किया सदर मुमलिकत को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दें। नाज़रीन, अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।